तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौतों के आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है और उससे भी कहीं तेजी से बढ़ रही है लापरवाही। लापरवाही न केवल आम जनता की बल्कि उन लोगों की भी जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कोरोना कंट्रोल करने की, महामारी पर नकेल कसने की, जनता को मौत के मुंह में जाने से बचाने की, गाइडलाइन को साइडलाइन करने वालों पर सख्त कदम उठाने की। आलम यह है कि पिछले 24 घंटे में देश भर में 1,84,00,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आ गए हैं। 1,000 से ज्यादा मरीजों ने जान गंवा दी है। प्रदेश में भी एक ही दिन में 6,200 नए मरीज सामने आए। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। स्कूलों पर ताले लटक गए हैं। होनहारों की परीक्षा स्थगित हो गई है, लेकिन अफसोस आज भी धार्मिक आयोजनों में लाखों की भीड़ जुट रही है। चुनावी रैलियों में रैला देखा जा रहा है। कुंभ में लाखों लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और लाखों लोगों को वायरस बांट रहे हैं। इस पर सियासतदान कर रहे हैं गंगा में डुबकी लगाने से कोरोना नहीं होगा, उनका ये कहना है। वही चुनावी रैलियों में उमड़े जनसैलाब में मास्क और 2 गज की दूरी दूर दूर तक नजर नहीं आती। प्रदेश में उपचुनाव का रोमांच चरम पर है तो कोरोना का कहर भी। सहाड़ा के बीजेपी प्रत्याशी रतनलाल जाट कोरोना की जद में आ चुके हैं, लेकिन प्रचार के दौरान कितनों को मौत का वायरस बांट चुके हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उठता है सवाल कि महामारी के दौर में भी मौत का चुनाव क्यों? धर्म सियासत महंगे, लेकिन क्यों सस्ती हो गई जान? क्यों मायूस हो गई जिंदगी? क्यों आबाद हो गए शमशान? महामारी के दौर में कुंभ क्यों है जरूरी? मौत का कर रहे चुनाव, ऐसी भी क्या मजबूरी? और सबसे बड़ा सवाल, कोरोना के कहर के बीच मौत का चुनाव क्यों? बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। इससे पहले की बहस का हम आगाज करें, आपको सुनाते एक बच्चे की कोरोना से गुहार। मेरा स्कूल तुम जाती हो कोरोना, खुलते मेरा स्कूल तुम जाती हो कोरोना, नेताजी की रैली में क्यों नहीं जाते हो कोरोना, नेताजी की रैली में क्यों नहीं जाते हो कोरोना, खुलते मेरा स्कूल तुम जाते हो कोरोना, खुलते मेरा स्कूल तुम जाते हो कोरोना। ये बच्चे की मनुहार है और बिल्कुल जायज भी है मौजूदा स्थिति में कि आखिर हम जब एक तरफ कोरोना के इतने आंकड़े आ रहे हैं, सख्ती की बात करते हैं, गाइडलाइन नई नई जारी करनी पड़ती है, स्कूल बंद करने पड़ते हैं, ऐसे में चुनाव में ये सब क्यों नहीं लागू किया जाता है? प्रकाश भंडारी जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्यों चुनाव में ये सब पाबंदियां नहीं है? क्यों कुंभ के मेले में डुबकियां लग रही, लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हजारों की तादाद में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं? देखिए, देश में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव, अभी सिर्फ बंगाल में चुनाव के कुछ पड़ाव बाकी हैं, कुछ फेजेस बाकी हैं। राजस्थान के अंदर भी 3 उपचुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव करने का निर्णय जो है ये चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने जब चरम पे था कोरोना बिहार में, तब भी चुनाव कराया, और बंगाल में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी के अंदर चुनाव करा रही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक की, जहाँ तक विवेक की बात आती है तो वो तो चुनाव आयोग के विवेक पे जाता है कि ऐसे समय में कि वो चुनाव क्यों करा रहा है, उसकी क्या मजबूरियाँ हैं, या उसके पास कोई ऐसे विकल्प है कि इस चुनाव को वो टाल देती। लेकिन आयोग ने जो निर्णय लिए उसमें राजस्थान में 3 चुनाव तो हुए, लेकिन एक चुनाव वल्लभनगर का चुनाव फिर भी बाकी रख दे। अब ये जब चुनाव ही कराना था उपचुनाव, तो वल्लभनगर को क्यों छोड़ा गया? वल्लभनगर को भी जोड़ लेते ताकि चारों उपचुनाव एक साथ निपट जाए। अब वल्लभनगर जो है एक अलग से चुनाव होगा। ये देखने की बात है, ये विवेक राज्य सरकार का नहीं है, ये अशोक गहलोत की सरकार का निर्णय नहीं है कि वो चुनाव कराए। ये चुनाव आयोग का निर्णय है कि वो यहाँ चुनाव हो। ऐसी स्थितियों में यहाँ तो उपचुनाव है, जब आपने बिहार में करा लिया, बंगाल में करा लिया, असम में करा लिया, जब तो ये विवेक विचार। सुनील अरोड़ा साहब ने बड़े दम भरते हुए कहा था कि ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हमने चुनाव किया।
कराए, बहुत अच्छी बात है। जो ये प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा की उन्होंने सब की, लेकिन प्रजातांत्रिक मूल्यों की तो रक्षा हुई, लेकिन लोगों की सुरक्षा नहीं हुई। और बिल्कुल, और जब पीएम ने पहले कहा था कि जान है तो जहान है और लोगों की जान बचाना यहाँ पर प्राथमिकता है, लेकिन चलिए ठीक है, उस वक्त इतने आंकड़े नहीं थे, लेकिन मार्च के बाद अप्रैल और जिस तरह से दिन ब दिन ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये सोचने पर मजबूर करते हैं। मुकेश पारिक जी, वो तस्वीरें जब आती है तो रूह कपा देती है कि किस तरह से एक दो नहीं 100 सैकड़ों की संख्या में एक साथ जब लाशें नजर आती हैं, कोविड पॉजिटिव पेशेंट की मौत हो जाती है, आंकड़े लगातार बढ़ते हैं। ऐसे में तो सवाल उठते हैं कि क्या कुंभ जरूरी था? क्या इस पर भी फैसला नहीं लिया जा सकता था? क्या चुनाव इतने ज्यादा जरूरी है? मुकेश जी, पूर्ण है कि कोरोना बड़ी तेजी से पिछले 10 दिनों में अगर देखें तो सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ता हुआ तेजी से बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की थी तो उन्होंने ये मुख्यमंत्रियों को स्पष्ट कहा था कि आप अपने अपने राज्यों के हिसाब से, अपने अपने राज्यों की परिस्थितियों और स्थितियों के हिसाब से इस कोरोना के बारे में क्या क्या कदम आपको उठाने हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, उसके अनुरूप आप कदम उठाएं। प्रदेश की जनता की कैसे सुरक्षा करनी है, कोविड से कैसे बचना है, केंद्र सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं, चाहे वो वेंटिलेटर्स की हो, चाहे वैक्सीन की हो, वो सब केंद्र सरकार की तरफ से दी गई। जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। अभी भंडारी जी बता रहे थे कि इसमें तो ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये किसी सरकार के हाथ में नहीं होती है और ये चुनाव आयोग निर्णय करता है और एक 6 माह का जो एक पीरियड है उसके अंतर्गत इनको चुनाव कराने होते हैं, तो उसके अंतर्गत ये चुनाव हो रहे हैं। आपने इन सारे चुनाव, एक हम ये कह सकते हैं कि ये मजबूरी है कि चुनाव इनको समय पे कराना चुनाव आयोग का एक प्रतिबद्धता होती है और मुझे लग रहा है उसी के अनुरूप ये चुनाव करवा। ठीक है, बिल्कुल, इस सवाल किसी पे नहीं है। देखिए मुकेश पारिक जी, सवाल किसी पे नहीं है कि हम राज्य सरकार पर सवाल उठाए, केंद्र सरकार पर उठाए या चुनाव आयोग पर उठाए। हम सवाल परिस्थितियों पर उठा रहे हैं और परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेने का हक जिन्हें है उन्हें वो फैसला लेना चाहिए था। आरसी चौधरी जी, जब पिछली बार मार्च में मामले सामने आए थे तब उस वक्त किस तरह से जमातियों को लेकर सवाल उठे? जब 2000 लोग आए थे तब ज्यादा कोई जानता भी नहीं था, 1 साल का वक्त था, तैयारियों को लेकर बात कही जा रही थी, वो तैयारियां कहीं नजर नहीं आती है। हम राजस्थान की बात नहीं कर रहे, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं और अलग अलग शहरों की बात कर रहे हैं जहां पर आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। क्या अब उससे ज्यादा गंभीर होने की जरूरत अब नहीं है? श्वेता जी, निश्चित रूप से सबसे ज्यादा गंभीर होने की जो जरूरत है वो अभी है, क्योंकि जो पूर्व जो अब हमने जो पहला जो चरण देखा उस चरण के अंदर जिस प्रकार से हम भयभीत थे, लेकिन कैजुअलिटीज इतनी नहीं थी, जितनी ज्यादा जो प्रिकॉशंस लेके हम आगे बढ़ रहे थे और हम ये भी सोच रहे थे कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको ज्यादा इफेक्टिव नहीं करता, यंग एज को इफेक्ट नहीं कर रहा, ओल्ड एज और सीवियर जो डिजीज है उनको इफेक्टिव कर रहा है। लेकिन अभी ये जो डिजीज है वो बहुत तेजी से फैल रही है, वो यंग्स के अंदर भी जा रही है। ऑक्सीजन का कंजप्शन श्वेता जी पूरे राजस्थान के अंदर जो 3000 सिलेंडर होता था आज वो बढ़ के 9000 सिलेंडर हो गया है। एक दिन में इतना गुना बढ़ जाना। पिछले जो मार्च के महीने में पूरे महीने में जो 28 डेथ हुई थी, आज एक दिन में 31 डेथ होती है। इसलिए ये जो जान है वो जो जहान है, हम सबको, क्योंकि हमने जो पूर्व भयावह स्थिति देखी, लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त होते हुए देखा, अब सबसे पहले जरूरी है कि मैं मास्क का पहनूं, मैं किसी दूसरे से अगर संवाद कर रहा हूं तो उसको बाध्य करूं कि वो मास्क पहने। अगर वो मास्क पहने हुए है तो हम 50% और ज्यादा सिक्योर हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरा पड़ोसी मास्क नहीं पहना है तो मुझे 50% और ज्यादा इफेक्टिव कर इसी सकता बात है। पर एक सवाल, इसीलिए सवाल उठाए। हमें सब कुछ पता है कि क्या होना चाहिए, कैसे दूरी बना के रखनी, लेकिन चुनाव प्रचार में, रैलियों में जो तस्वीरें आती हैं, जब नेता पहुंचते हैं, फिर चाहे उपचुनाव के बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं राजस्थान में या फिर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इनकी बात कर ले, पश्चिम बंगाल में भी 4 चरण के चुनाव और बाकी हैं, यहां पर ये कैसे लागू होगा? कुंभ में डुबकी लगाने लोग पहुंचे लाखों की तादाद में, वहां पर इसकी पालना कैसे होगी? और ये सब पता था, इसके बावजूद भी इस पर कोई स्टेप नहीं लिया गया। श्वेता जी, निश्चित रूप से जो भयावह जो आपने जो पिक्चर्स दिखाई बेहद डरावनी है, बेहद भयावह है। एक व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है वो कितने लोगों को कर रहा है। एक मैं आज जो विषय हो रही थी उसमें सुन रहा था कि एक पादरी था जो इन्फेक्टेड था, उसको पता नहीं था, उसकी वजह से 5000 लोगों में वो फैल गया। किसी विदेश कंट्री की बात कर रहे थे। एक व्यक्ति अगर उस समागम में अगर होगा, वो कितने लोगों के संपर्क में आएगा, कितने लोगों को इन्फेक्टेड करेगा, जब किसी का जान जाएगी तो कितनी मुश्किल होगी। और मुश्किल यही होती है कि जो तस्वीरें, निश्चित रूप से तस्वीरें जो सामने आ रही है, कई जगह तो अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे स्थिति कंट्रोल नहीं हो पाएगी। हम उत्तराखंड की बात करें, अगर कुंभ की बात कर रहे हैं, देखा कि पुलिस की अगर हम बात करें, वो कैसे इन लोगों को नियंत्रित करेगी? पुलिस को कैसे एक एक के पास जाके बोलेगी मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी बनाओ? अस्पताल में डॉक्टर्स क्या कर लेंगे जब इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा आएंगे, जहां पर सिचुएशन हाथ से निकलती हुई नजर आती है? प्राचार्य SMS मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सुधीर भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
हैं। डॉक्टर सुधीर, बहुत स्वागत है सर आपका। इससे पहले भी कई बार हमने बातचीत की, चर्चा की, जब से ये कोविड की शुरुआत हुई है। व्यवस्थाओं की बात की जाए, वैक्सीनेशन की बात की जाए, राजस्थान ने बहुत अच्छी स्थिति देखी है, बहुत अच्छे से इंतजाम किए हैं। लेकिन सर, आपसे मौजूदा स्थिति के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, क्या इंतजाम काफी है? वैक्सीनेशन के इतर अगर हम बात करें, क्या वेंटिलेटर को लेकर जो सवाल उठते हैं, ऑक्सीजन लेवल को लेकर उठते हैं, कहीं पर किस तरह की दिक्कतें आई हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो सवाल उठते हैं, क्या राजस्थान में सब कुछ उपलब्ध है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? कैसे पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं इतने बड़े आंकड़ों के बाद? देखिए श्वेता जी, जी, आपको ये सब मालूम है कि जो फर्स्ट कोविड-19 की वेव आई थी, हम लोग उसके फैगेंड में थे और हम लोग ये सोच रहे थे कि अब कोविड खत्म हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वेव सडनली सर्ज हुआ, जिसको कि हम सेकेंड वेव बोल रहे हैं, और सेकेंड वेव के अंदर काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट्स आने लग गए हैं। फर्स्ट वेव प्रोग्रेसिव वेव थी, जिसके अंदर केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे थे, बट सेकेंड वेव इज़ वेरी एग्रेसिव वेव, और वेरी एग्रेसिव वेव जिसके अंदर बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। और ये फर्स्ट वेव सेकेंड वेव से काफ़ी भिन्न है। किस तरह भिन्न है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेकेंड वेव के अंदर यंगर जनरेशन पॉपुलेशन की इफेक्ट हो रही है, बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत अधिक संख्या के अंदर कम ड्यूरेशन के अंदर लंग्स में निमोनिया डेवलप हो रहा है। 30% केसेस में RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए लोग कोताही बदलते हैं। ट्रूली स्पीकिंग, बहुत साइंटिफिक जर्नल्स में बहुत अच्छा कोटेशन आया है कि सेकेंड वेव का बढ़ने का कारण है हमारी सोशल शिथिलता। फर्स्ट वेव के अंदर इन्फेक्शन जरूर बढ़ा, इसमें इन्फेक्शन एक कारण है, लेकिन हमारी सोशल शिथिलता और पब्लिक एट लार्ज द्वारा सारा कोविड प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करने के कारण ये बढ़ा है। और ये काफ़ी एग्रेसिव वेव है, काफ़ी घातक वेव है, काफ़ी अधिक कॉम्प्लिकेशंस कर रही है। अब आपका जो प्रश्न था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बताना चाहता हूँ राजस्थान एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। गवर्नमेंट ने फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स किए हैं। हमारे यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं, ऑक्सीजन सप्लाई की कैपेसिटी है, द ICU बेड्स है, वो वी हैव द बेस्ट ऑफ फैसिलिटी इन एडिक्वेट क्वांटिटी। आज की तारीख में भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारी 50 to 60% कैपेसिटी काम आई है। लेकिन लोगों को ये समझने की बात यह है, इस कोविड पेंडेमिक को डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डॉक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओनली टू मीट आउट द कॉम्प्लिकेशंस। अगर एक बार कोविड हो जाता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? पीपल एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज। अगर केसेस बढ़ते ही चले जाएंगे, आप सोशल प्रोटोकॉल फॉलो, आप क्या सोचते हैं? देयर इज ए सेइंग, पेंडेमिक्स आर फॉट ऑन द ग्राउंड्स, नॉट इन द हॉस्पिटल। आज डॉक्टर्स का रोल यह है कि उसको प्रोएक्टिवली ट्रीट करें। गवर्नमेंट का रोल यह है कि उन्होंने बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में क्रिएट कर रखा है। आवर फ्लैगशिप हॉस्पिटल्स हैव द बेस्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड बेड, थाउजेंड्स ऑफ वेंटिलेटर्स, थाउजेंड्स ऑफ बेड्स, एवरी पॉसिबल ड्रग इज अवेलेबल। जहां तक ड्रग्स का सवाल है, आपने पूछा रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब, राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है पूरे कंट्री के अंदर जहां पे ये ड्रग्स अवेलेबल है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने पूरे स्टेट की एक वेब सेमिनार की थी, उसमें हमने लॉजिकल यूज ऑफ रेमडेसिविर बताया था, किस तरह साइंटिफिकली यूज करें। और अगर हम रेमडेसिविर को और टोसिलिजुमेब को साइंटिफिकली रूट करें, हमारे प्रदेश में कोई कमी नहीं है। सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ये दवाई एडिक्वेट मात्रा में अवेलेबल है। इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फ्री गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा सकता है। तो जहाँ तक मेडिसिन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन पॉइंट्स, मैं कहूँगा राजस्थान एक देश का सबसे अग्रणीय स्टेट है। गवर्नमेंट ने इतना इंतजाम कर रखा है कि कहीं किसी तरह की तकलीफ या चिंता होने की बात नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज नॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर्स। आप ये बताइए केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? इसमें कोई हॉस्पिटल्स की भागीदारी नहीं है, डॉक्टर्स की भागीदारी नहीं है, गवर्नमेंट की भागीदारी नहीं है। आम जन कोविड के रूल को फ्लाउट कर रहा है। आपके घर के अंदर एक डाइनिंग टेबल है 8 जनों की, आप उसमें 8 जनों को खाना खिला सकते हैं। अगर आपके 80 जने हर घंटे में आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो बेसिकली बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने क्रिएट की है, बट पब्लिक की नेग्लिजेंसी के कारण अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई भी कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो कोलैप्स कर जाएगा। बात है, यही एक अहम वजह है। पब्लिक को कैसे समझाया जाए? जागरूक बहुत कर लिया गया है, सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। वैक्सीन आने के बाद भी जिसे वैक्सीनेशन हुआ है उसे भी हो रहा है, और ये पहले ही कहा गया था कि आपको एहतियात वैसे ही बरतनी है। प्रकाश भंडारी जी,
अब हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि क्या इन चीजों पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है चुनाव होने ही चाहिए थे, कुंभ को लेकर क्या कहेंगे, वहां पर अभी जैसे स्थिति बन रही है क्या अभी भी फैसला नहीं लिया जा सकता, यह वक्त रहते लिया जा सकता था, क्योंकि ये आज 1-2 दिन की बात नहीं है जब आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये डॉक्टर भंडारी ने जो कहा उसके एक एक शब्दों से मैं सहमत हूँ। उनका जो कहना था कि अस्पतालों में जो है कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, ये तो जनता को खुद को लड़ना पड़ेगा और जितने एहतियात बरतने चाहिए वो जनता ही उसको बरते। अब सवाल ये बड़ी बात है कि इस बीच के अंदर जो है एक अस्पताल है, बीच में जनता है और शायद बीच में सरकार है। सरकार का क्या दायित्व है? सरकार ने तो सारे तरीके के जो इंतजाम जो है अपनी तरफ से कर रखे। अब उसके जो उसके बेनिफिशियरी हैं जिनको लाभ लेना है वही उत्पात मचाएं और वो रैंपेज पे आ जाएं और वही अपनी जान को जोखिम करके जो है वो कोरोना के जितने प्रोटोकॉल उसका उल्लंघन करे। तो मेरे को कोई सभ्य समाज में ऐसे ही कोई व्यवस्था नहीं है कि कोरोना से पीड़ितों को इस तरह से लेकिन बचाएं। सर यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर कोई व्यवस्था नहीं रोक सकती, लोगों को खुद समझना होगा। लेकिन जहां पर लोगों को रोक दिया जाता है वहां वो रुक जाते हैं, जहां उनको अलाउ किया जाता है वहां वो भीड़ के भीड़ पहुंचते हैं। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि जब लॉकडाउन लगाया गया था पहले लोगों को लगा, लेकिन लॉकडाउन की पालना हुई, धीरे धीरे अनलॉक होता गया, उसकी पालना होती गई। जब पूरी तरह से खोल दिया गया तो लोग भी आजाद हो गए, फिर मामले सामने आने लगे तो इसके बाद फिर धीरे धीरे सख्ती बरती जाने लगी। जो सख्ती बरती जाती लोग उतने ही मानते हैं, उसके अलावा वो अपने से कुछ नहीं सोचते हैं। तो ऐसे में जब कुंभ मेले में लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कुंभ का स्नान कर रहे हैं, वहां पर लाखों इकट्ठा हो रहे हैं, चुनाव का लोग उदाहरण दे रहे हैं कि वहां पर क्या कोरोना नहीं जाएगा, नेता वहां पर क्यों इकट्ठा हो जाते हैं? नेता ही कहते हैं कि मास्क लगा कर रहिए, लेकिन जब खुद प्रचार में जाते हैं तो उनके मुंह से, चेहरे से मास्क नदारद रहता है। मेरा कहीं कहना है कि सिर्फ आप हम राजनेताओं तक ही नहीं सीमित है। आप देखिए ये जो साधु संत हैं तो धर्मगुरु भी आते हैं इसमें, बिल्कुल। ये धर्मगुरुओं का क्या है? धर्मगुरु सिर्फ धर्म से सीमित है। धर्मगुरु की किसी की जान कोई उनका कोई वास्ता नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर आज ठीक कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती है, कोई स्थिति ऐसी बनी, ऐसी स्थिति बड़ी मुश्किल से आती है। इतिहास में बहुत कम ऐसे अवसर आए होंगे कि कोरोना जैसी स्थिति पैदा हुई। ये धर्मगुरु क्या कर रहे हैं? धर्मगुरु हाथ जोड़ करके भक्तों को नहीं कह सकते कि अब के आप गंगा स्नान नहीं करेंगे या कुंभ मेले में नहीं जाएंगे। वो समझाने की बात है। जब वो दुनिया भर की बातें कर सकते हैं, धर्मों की बात कर सकते हैं। सवाल इसलिए उठता है कि जिन पर जिम्मेदारी है वो अपनी उस जिम्मेदारी को भी तो समझे। कोरोना को लेकर अगर समझाना है, जहां वो एक शब्द बोलते हैं लाखों लोग उनकी बात मानने लगते हैं, तो क्या इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता? इसे लेकर कुछ सख्ती नहीं बरती जा सकती? मुकेश पारिक जी, प्रदेश में भी उपचुनाव है, लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है, बिल्कुल जीत को लेकर कोशिशें जारी है, कह तो रहे हैं कि एहतियात बरती जा रही है, लेकिन आपके प्रत्याशी भी सहाड़ा से वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। थोड़ा और एहतियात बरते तो शायद पॉजिटिव नहीं हो सकते थे, लेकिन कैसे भी होकर लेकिन इन्फेक्टेड तो हुए वो भी। अगर आप मुझे मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि चुनाव एक मजबूरी है। भाजपा ने कभी धर्मगुरुओं को नहीं कहा कि आप अपील जारी करें। भाजपा ने कभी भी धर्मगुरुओं को आग्रह पूर्वक ये नहीं कहा कि आप एक अपील जारी करें देखिए कुंभ के लिए, मंदिरों के लिए और धार्मिक स्थलों के लिए। कभी कोई आग्रह नहीं किया। ये सुनिए, आपको शायद जानकारी नहीं है कि हमारे जयपुर के धर्मगुरु और जयपुर के मंदिर और जयपुर के पुजारियों ने कई मंदिर यहाँ बंद है, जिनके दर्शन बंद है। मैं आज ही सुन रहा था कि केला देवी मंदिर के वहां से था कि केला देवी मंदिर में मेला बढ़ता है, लेकिन उसको बंद कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और भी कई ऐसे मंदिर है जहाँ पर अभी ये व्यवस्था नहीं है। तो ये आपको जानकारी नहीं है। धर्म गुरुओं ने और मंदिरों ने कुंभ की बात कर रहा हूँ, मैं कुंभ की बात कर रहा हूँ। कुंभ के अंदर आपकी क्या भूमिका रही? वहाँ तो सरकार है आपकी, राजस्थान की बात कर रहे हैं। वहाँ आपकी सरकार है, वहाँ देखिए ना। अब उसके बाद अभी तो विस्फोट शुरू होगा जब देखिए। आप सुनिए, आप तो गंगा निहार, आप तो डुबके लगवाते रहिए, मरवाते रहिए। आप कंप्लीट तो करने दीजिए। मंदिर के हमारे धर्म गुरुओं ने कईयों ने अपील भी की है, और मैं ये चाहूंगा कि जिन्होंने अपील नहीं की है कृपया करके वो भी अपील करें। और एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी की होती है, वो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे धर्म गुरु हो, चाहे डॉक्टर्स हो, कोई भी हो, सबकी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरा ये मानना है कि हमको खुद को समझना है, लोगों को समझाना है, और सरकार को अपने नियमों का पालन करने के लिए सख्ती करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही इस चीज को रोका जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति या राजनीति वाली कोई बात नहीं है। कोरोना से हम सबको मिलकर लड़ना है,
और कोरोना की लड़ाई जब भी हम लड़ सकते हैं जब हम हमारे मास्क का और सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल पालन ठीक है। और करेंगे। इसके ये बात अलावा शुरुआती इसकी दौर लड़ाई से का हर कोई कह रहा है, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, हर कोई दिग्गज अपील कर रहा है कि इसकी पालना कीजिए, लेकिन नहीं हो पा रही है पालना। और यही वजह है कि हर किसी को बोलना पड़ रहा है और लगातार ये आंकड़े बढ़ भी रहे। हालांकि अच्छा फैसला जरूर स्कूल में एग्जाम 10th 12th को लेकर लिया केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने। बच्चों के लिए कम से कम हित में है, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज्यादा इसकी जद में आ रहे हैं। चर्चा इसे आगे भी हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। खत्म। खत्म। क्या कह रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? कुछ बोले? हो गया? हाँ, थैंक यू बोला। एक बार आप पूछ लो। आप पूछ। ओके ओके, हाँ ठीक है, वापस आ रहे हैं। अच्छा, एक उनको बोलिए, इको बहुत आ रही है आवाज में। मेरे ही वर्ड्स वापस आ रहे हैं, इको बहुत आ रही है आवाज में। हेलो, उनको बोलिए इको बहुत आ रही है आवाज में, मेरे ही वर्ड्स वापस आ रहे हैं। क्या कहा? हमारे यहाँ से तो नहीं आ रहे? नहीं। हेलो, किसी लड़के को बुलाना बेटा, लड़के को बुला कर। सवाल वही कि आखिर मौत का चुनाव क्यों? फिर चाहे चुनाव विधानसभा के हो, उपचुनाव के हो, चाहे फिर कुंभ में इकट्ठा होती लाखों की भीड़ हो, या फिर बाजारों में इकट्ठा होते हुए लोग हो, हर किसी को पता है करना क्या है, कैसे एहतियात बरतनी, कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। क्योंकि आप सुरक्षित होंगे तो परिवार सुरक्षित होगा। लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाही, बेतहाशा यहाँ पर जारी है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आरसी चौधरी जी, ठीक है, सरकार ने भी अहम फैसले लिए, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, लगातार फीडबैक ले रहे हैं, जिसमें आप धर्मगुरु भी थे, विपक्ष भी थे। इसके बाद अब ये फैसला आया, और ये मजबूरी भी कहीं ना कहीं सरकार की। लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं, न लगाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन नाइट कर्फ्यू के दायरे को भी बढ़ाया गया, 10th 12th के स्कूल के जो एग्जाम है उसे पोस्टपोन किया गया। ये कहीं ना कहीं जरूरत बन चुकी थी अब। श्वेता जी, निश्चित रूप से राजस्थान की जो मुख्यमंत्री है और केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी में इसको कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लें। देश के प्रधानमंत्री कैसे अपने दायित्व से बच सकते हैं? जब वो बिना मुख्यमंत्रियों से बात किए पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा सकते हैं, तो अपने निर्णय उनको करना चाहिए था। आज जो वैक्सीनेशन है वो सेंट्रलाइज्ड है। राजस्थान के तमाम जो हेल्थ जो वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, भंडारी साहब और उनके पूरी टीम को और हेल्थ वर्कर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने राजस्थान को नंबर 1 पे बनाया वैक्सीनेशन पे। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी जो 2 डोज लिए हुए लोग हैं वो सिर्फ 11 लाख हैं, बाकी 88 लाख
फर्स्ट डोज लेके आए हैं। श्वेता जी, वैक्सीन की जो सप्लाई है अगर सरकार तैयारी करती तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राजस्थान के ही नहीं पूरे देश के लोगों को ज्यादा वैक्सीनेट किया जा सकता था। दूसरा, हम कोई उस इश्यू पे जाना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जवाबदेह हैं, संवेदनशील हैं, जिम्मेदार हैं, इसीलिए हर वर्ग से बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हो, चाहे वहां पे सदन के राजेंद्र राठौड़ जी हो, तमाम नेताओं से वो संवाद कर रहे हैं और संवाद करके राज्य को इस राजनीति से दूर रखे लोगों को सुरक्षित करना चाह रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर जब मंदिरों में जाते हैं, आज मुझे सालासर जाने का मौका मिला, लेकिन मुझे इसलिए रोक दिया गया कि आरटीपीसीआर की मेरे पास में रिपोर्ट नहीं थी। अगर रिपोर्ट होती तो ही मुझे अलाउ किया जा सकता था। इसलिए कितनी बेहद संवेदनशील है। आपने, भंडारी साहब ने, प्रकाश जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। हमने देखा कि जो अपने परिजनों के पुष्प अर्पित करने के लिए गंगा में, हरिद्वार जो जाते हैं, उन लोगों को एक समय के बाद में भी अनुमति नहीं दी गई थी, अपने परिजनों के पुष्प अर्पित नहीं कर पाए थे। हमारे धर्मगुरु कहते थे कि इन पुष्पों को इतने दिन के बाद में हमें पुष्प अर्पित करना होता है। इसलिए इस देश के लोगों ने साथ में खड़े होकर इस महामारी के अंदर देश के प्रधानमंत्री की एक आवाज पे खड़े होकर लोगों ने उसका साथ दिया है। आज निश्चित रूप से कुंभ के अंदर जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के अलग अलग कोने से पहुंचेंगे, वो एक भयावह और विस्फोटक स्थिति हो सकती है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को आज आगे आके और अपील करनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। हम यहीं रहेंगे, ये हिंदुस्तान के लोगों की जान को सुरक्षित रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ फोटोजेनिक नहीं होना चाहिए, जाके लैब के अंदर फोटो खींचाएं। वो लैब कब स्टेब्लिश हुई थी, उनके साइंटिस्ट को, उनके वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया। हमारी दायित्व ये बनता था कि उसका प्रोडक्शन इस स्तर पे होता, हम रॉ मटेरियल इस हिसाब से जुटाते हैं कि लोगों के इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि जब देश में कमी है तो एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर भी सवाल जरूर उठे थे। हालांकि इस पर भी फैसला केंद्र सरकार ने लिया। डॉक्टर सुधीर भंडारी सर, बिल्कुल आपने बताया कि किस तरह से ये जो सेकंड वेव है ज्यादा खतरनाक है, कैसे इंतजाम राजस्थान में, राजस्थान फार बेटर कर रहा है, दूसरे राज्यों से बेहतर कर रहा है, लेकिन स्थिति बिगड़े ना, इसलिए सख्त कदम भी उठाने की जरूरत है। लेकिन इससे इतर देखिए, आप लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, व्यवस्थाएं ठीक तरीके से चल सके वो कोशिशें 24 घंटे लगे रहते हैं, करते हैं। लेकिन इसके इतर अगर बात करें, जो आप लोग भी देख रहे हैं, समाज से ही आप लोग भी आते हैं, क्या आपको लगता है कि चुनाव कराना मजबूरी हो गई थी या कुंभ कराना मजबूरी है, या इस पर भी समय रहते फैसले लिए जा सकते थे? सुधीर जी। डॉक्टर सुधीर, आप सुन पा रहे हैं? चलिए वापस उनका रुख करेंगे। लेकिन मुकेश पारिक जी, देखिए अभी आपने भी बातें कही, चलिए इंतजामों को लेकर भी केंद्र सरकार भी फैसला ले रही, लेकिन जब सबसे भयावह स्थिति जो नजर आ रही थी वो महाराष्ट्र को लेकर थी, मुंबई को लेकर थी, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें तो दिल्ली सबसे ऊपर है, 13,000 से ज्यादा एक दिन में पॉजिटिव केसेस। आपको लगता है राजस्थान में तो हम देख ही रहे क्या कुछ हो रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों को लेकर, खासतौर से देश की राजधानी दिल्ली को लेकर भी उतनी गंभीरता नजर नहीं आती? देखिए, पूरे देश में ही ये बढ़ रहा है, इसमें कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है, और तेजी से ये जो आया है दूसरा फेज, ये बहुत ही तेजी से बढ़ा है। तो ये तो अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये कुछ भी इसका मालूम इनको नहीं चल रहा है। डॉक्टर्स जो तैयारी करते हैं उसमें अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, नेगेटिव आने के बावजूद भी उसके वहां पर जब उसकी वो करते हैं जांच तो उसमें कोरोना पाया जाता है। तो ये तो बड़ी गंभीर स्थिति। अभी ये कोरोना का विषय है, लेकिन मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, आरसी चौधरी जी ने जो बातें रखी उसकी आवश्यकता नहीं थी। अभी हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस कोरोना की लड़ाई में जिस प्रकार से लेकिन आपने कहा कि आपने कहा देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा, देश के प्रधानमंत्री ने ये बड़ी ऐसी बात बोली है जो इसलिए आपने शुरुआत की, हम नहीं चाह रहे थे कि उसको शुरुआत किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से, नहीं मेरी बात सुनिए, मैं तो बिल्कुल मुकेश आप अपनी बात रखिए। आपने फोटोजेनिक और ये बातें कही, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता है, क्यों नहीं है? आवश्यकता है, आवश्यकता है। इस देश के अंदर जाके वहां पे जहाँ पे फोटो खिंचाते हैं, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और ट्राई करनी चाहिए थी ताकि और प्रोडक्शन हो सकता था। आज स्पुतनिक आ रही है और वैक्सीन आ सकती थी और जो अंडरटाइम थी उन पे हो सकता था, लेकिन आपकी जवाबदेही नहीं निर्वहन किया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। कम से कम कोरोना के मामले में तो गंभीर रहिए। नहीं, हम तो गंभीर हैं, हम तो गंभीर हैं, हम तो गंभीर हैं। आप तो राजस्थान की जनता भंडारी जी, देखिए राजस्थान की जनता के साथ सवाल इसलिए भी क्योंकि पिछले मार्च से हमने देखा शुरुआत में। आरसी जी एक मिनट सुनिए, मुकेश पारिक जी, ठीक है, कानून नियम का पालन ठीक है सर, सब चीजें हैं, लेकिन सवाल उठेगा जहां जिस राज्य में, जिस शहर में गलत होगा या व्यवस्थाएं नहीं होगी, सवाल भी उठेगा, जवाब भी देना पड़ेगा, सरकारों को भी देना पड़ेगा। लेकिन ये बात अब सरकारों तक नहीं रह गई, ये मुद्दा हर एक आमजन से जुड़ा हुआ है। प्रकाश भंडारी जी, जमातियों को लेकर जब शुरुआत
बात हुई थी तब बहुत ज्यादा चीजें हुई थी, बहुत ज्यादा सवाल उठे थे। आज के वक्त में क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए कि कुंभ को लेकर, जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं? और दूसरी बात ये कि लोग कब समझेंगे, जाति धर्म को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं समझते कि कोरोना न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न कुर्सी देखता है। जो लापरवाही बरतेगा जो वो भी वही इसकी जद में आएगा। कोरोना का जो दूसरा चरण वो विशेष स्थिति में हुआ, विशेष स्थिति है। और ऐसी जब आप कुंभ का आयोजन हो रहा है तो एक ऐसी स्थितियों में आप एक दायित्व बनता है केंद्र सरकार का कि वो अपने जो शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल करके ऐसे कुंभ के आयोजन पर अंकुश लगा सकती थी, रोक सकती थी उसे। क्या बोल सकते हैं, धर्मगुरुओं को साथ लेकर, धर्मगुरुओं को साथ लेकर एक अगर वो अपील करते तो शायद इतने लोग नहीं इकट्ठा होते। कि अगर वो धर्मगुरु समझाते हैं तो लोगों को समझ में भी आती है बात, भक्तों को समझ में आती है धर्मगुरु की बातें। धर्मगुरु समझाते कि ऐसे माहौल में कुंभ का आयोजन करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इतने लोगों की के जीवन का, और ये जो प्रकोप है, जैसे कुंभ के अंदर आपने स्नान किया, 10-12-15 लाख लोग, जितने भी लोग पहुंचेंगे वो एक साथ सफर भी करेंगे, अपने घर पहुंचेंगे, और कहाँ की बीमारी कहाँ पहुंचाएंगे, ये सब बातें हैं। तो मुझे जो लगा वो ये है कि केंद्र सरकार बंगाल और बिहार, बंगाल, तमिलनाडु और केरल और असम के चुनाव में लगी हुई थी, इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं गया। और उस वक्त सर इसी पे रोकना चाहूंगा आपकी जो बात बोली। इतना बड़ा विषय था कि इसमें जरा ध्यान दे करके किसी को लगा करके धर्मगुरु से संबंध स्थापित करके उनसे बिल्कुल। और ये आपने यहाँ बात की कि सब लाखों एकत्रित हो गए हैं, अब ये सब यहाँ पर इकट्ठा हुए और इसके बाद अपनी अपनी जगह जाएंगे, कौन कहाँ फैलाएगा, कहाँ वायरस पहुंचेगा, ये नहीं कह सकते। ऐसा ही तो हुआ था पिछले, अगर मार्च अप्रैल की बात करें, जब सब जमाती अलग जगह से आते एक जगह एकत्रित हुए, ट्रेनें बंद की गई थी और मजदूरों को भी जाने नहीं दिया गया था, ये कहकर के अगर ये जाएंगे तो कहीं का भी वायरस कहीं और जाएगा, इन्फेक्टेड होगा, और इसलिए ये सख्त कदम उठाने पड़े थे, कईयों की इसमें जान भी गई थी। क्या आज इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? तो आज भी तो वही हो रहा है। प्रकाश भंडारी जी, देखिए, आपने ट्रेनें बंद की, आपने हवाई जहाज बंद किए, आपने सारे जारी परिवहन के सारे माध्यम बंद कर दिए थे, ट्रक चलना बंद हो गए थे, बसें चलना बंद हो गई थी, टैक्सियां चलना बंद हो गई थी, ये सारी तो आपने बंद की। आपने कुंभ पर अंकुश नहीं लगा सकते थे, कोई प्रयास नहीं हुए। केंद्र सरकार पूरी बंगाल के अंदर और असम में काम कर रही थी, तमिलनाडु में कर रही थी, केरल के अंदर चुनाव में लगी थी। चुनाव जीतना बड़ी बात हो गई थी, और ऐसी चीज़ों पर कुंभ पर ध्यान नहीं गया। इसका अभी तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा, ये 2-4-5 दिन बाद इसके नतीजे सामने आएंगे, जब आपको मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा विस्फोट हुआ कुंभ के आयोजन से, और आपने अंकुश नहीं रखा। जहां आपकी सरकार थी, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, वहां आपको बैठकर के जो आपका जो कर्तव्य था, जो निभाना चाहिए था, वो उसमें बिल्कुल चूक हुई है, उसमें कोताही बरती गई है, और इसका जवाब जो है केंद्र सरकार को भी देना पड़ेगा और उत्तराखंड की सरकार को भी देना। बिल्कुल। डॉक्टर सुधीर भंडारी का रुख करते हैं। डॉक्टर सुधीर, देखिए, मेडिसिन के तौर पर देखा जाए या हेल्थ सेक्टर के तौर पर देखा जाए, जो होना चाहिए था राजस्थान बेहतर कर रहा है दूसरे राज्यों से, लेकिन इससे इतना, डॉक्टर सुधीर, आप कैसे देखते हैं कि आपको लगता है कि वक्त रहते यहाँ पर चुनाव को भी रोकना चाहिए था, कुंभ को भी रोकना चाहिए था, इस गैदरिंग की जो बात की जाती है उन सबको वक्त रहते रोक देना चाहिए था, क्योंकि आने वाले वक्त में ये कोरोना विस्फोट होगा, या आपको लगता है कि ये इनकी मजबूरी है इसलिए कराना पड़ रहा है? मैम देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होता है। जब हमारी पब्लिक एट लार्ज और लोग ही डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे हैं, आप क्या क्या रोकेंगे? वी आर ए नेशन ऑफ 130 करोड़ पीपल। सो बेसिकली लोगों को समझना है, आप कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए, कितना भी लॉ एनफोर्स कर लीजिए, आप क्या सोच रहे हैं? आज आप देखिए, जिस इंग्लैंड के अंदर प्रतिदिन 55,000 केसेस आते थे यूके में, वहाँ की आप वैक्सीनेशन के द्वारा एज वेल एज लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आज वहाँ सिर्फ 28 पेशेंट आए। आप इजराइल का एग्जाम्पल लीजिए, जहाँ पे वैक्सीनेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आज 0 केसेस आए। सिंगापुर में आज 14 केसेस आए। आपका कहना ये बिल्कुल ठीक है, जब कोविड पीक पे होता है तो किसी भी तरह का कॉन्ग्रीगेशन हो, चाहे सोशल गैदरिंग, पॉलिटिकल गैदरिंग, इलेक्शन हो, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैम
कि डेमोक्रेसी को तो चलते ही रहना है। आप देखिए कितना इकोनॉमिक स्ट्रेस हुआ था, कितना लोगों की अपन जीवन व्यापन मुश्किल हो गया था। तो बेसिकली पीपल हैव टू लर्न टू लिव विद दिस। जो सोशल द पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो तो हमें समय के साथ मीट आउट करने ही पड़ेंगे, बट हर ऑब्लिगेशन को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ मीट आउट करना ही पड़ेगा जीवन को स्टैंड स्टिल से बचाने के लिए। तो जहां तक आपका जो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, डेफिनेटली जहाँ कहीं गैदरिंग होता है वहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट वेदर गैदरिंग और नो गैदरिंग, आवश्यक और रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, एवरीवन हैज टू हैव मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड कोविड प्रोटोकॉल रखना है। अतः जो आवश्यक है वो एक बहुत ही जुडिशियस वे के अंदर हमको सेलेक्ट करना है। बट बॉटम लाइन इज दैट इतने बड़े देश के अंदर हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो मैंडेटरी है, जो बहुत आवश्यक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो उस अप्रोप्रिएट बिहेवियर के दायरे के अंदर हमको मीट आउट करना है। बट मैं अगेन आपको ये कह देता हूँ, हम कितनी भी तैयारी कर लें, हमको दो चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे हम इस एपिडेमिक से और पेंडेमिक से बच सकते हैं। वन इज लोग अधिक से अधिक आगे आएँ, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, सोसाइटी की इम्यूनिटी बढ़ाएं, कंट्री की इम्यूनिटी बढ़ाएं, और दूसरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर कोई एक व्यक्ति है जो कि कोविड पॉजिटिव है और एसिम्प्टोमेटिक है, और उसको अगर ज्ञान नहीं है कि वो एसिम्प्टोमेटिक है और उसने अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, एक व्यक्ति 100 से 120 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अब आप देखिए, एक ने 100 से 120 लोगों को इन्फेक्ट किया और उनमें से अगर कुछ लोगों ने कोताही बरती, वो इतने ही अधिक लोगों को आगे इन्फेक्ट करेंगे। तो बेसिकली नंबर को इंफ्रास्ट्रक्चर से इक्वेट नहीं कर सकते। अगर नंबर इसी तरह बढ़ता गया, लोगों की कोताही बरतते गए, अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखा गया, तो आप कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लीजिए, अमेरिका, यूरोप और डेवलप्ड नेशंस में भी अगर वहाँ के सिस्टम पे स्ट्रेस आ गया, तो हमारी तो बहुत डेवलपिंग कंट्री है। मैं आपको बेस्ट एक जर्मनी का उदाहरण देता हूँ। फर्स्ट वेव में जर्मनी के अंदर 10,000 डेथ्स हुई थी, जबकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था। सेकेंड वेव में नए नए हॉस्पिटल खुल गए, नए नए इक्विपमेंट आ गए, नई नई मेडिसिन आ गई, डॉक्टर्स प्रिपेयर्ड हो गए, लेकिन इंस्पाइट ऑफ बेटर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंड वेव में जर्मनी के अंदर 20,000 डेथ हुई, डबल द फर्स्ट वेव, बिकॉज जर्मनी ने टोटली इकोनॉमिकली ओपन कर दिया था, पब्लिक ने केयर करना बंद कर दिया था, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बंद हो गया था। सो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर हम इस कोविड पेंडेमिक को फाइट करना चाहते हैं, वी हैव टू फाइट इन द सोसाइटी, वी हैव टू फाइट इन द ग्राउंड्स। इन इंक्रीजिंग नंबर को हम इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फैसिलिटी से इक्वेट नहीं कर सकते, बट राजस्थान इज वेरी लकी टू हैव द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, जो अभी भी एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल है। आप देखिए, अधिकतर राज्यों के अंदर हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जॉस्ट हो चुका है मेडिकल। या बिल्कुल बिल्कुल, और जो आप जिक्र भी कर रहे हैं, ये देखा है हमने। उत्तर प्रदेश की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, वहां के कई शहरों से कैसे हालात है, जब वो जानने को मिलता है तब लगता है कि यार फिर सरकारें कर क्या रही हैं, फिर सरकार किसी की भी हो, क्योंकि लोगों को उम्मीद फिर उसी सरकार से होती है जिसे चुन के उन्होंने बनाया है। आरसी चौधरी जी, राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बेहतर स्थिति है जिस तरह से, क्योंकि डॉक्टर सुधीर भंडारी खुद हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने पूरी जानकारी दी। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन को लेकर बात की जाए, बीजेपी के एक कैंडिडेट पॉजिटिव आ गए हैं। क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस चुनाव प्रचार के दौरान, जहां गांव-गांव जाकर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि बढ़ चढ़कर वोटिंग करें, क्या वहां पर एहतियात बरते गए अब तक, या कल की बात कर लें? श्वेता जी, इसके अंदर मैं ये सोचता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से तीनों विधानसभाओं के अंदर बार बार ये जो कैंडिडेट्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो चाह रहे थे कि वो यहाँ पे आएँ और बड़ी रैलीज हों, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने स्टिल अभी तक उनको इग्नोर ही करने की कोशिश की ताकि लोगों को सुरक्षित रख सकें। तमाम जो दूसरे भी जो लोग हैं वो प्रोटोकॉल को फॉलोअप करने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये हम सबसे सेल्फ जो डिसिप्लिन है वो लेके हमें जाना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर मुझे मेरे मत का प्रयोग करना है। गैदरिंग से मैं कैसे बच सकता हूँ? अगर जाऊँ तो मैं वहाँ पे मास्क को पहनूँ, मैं थोड़ी सी सोशल डिस्टेंस रखूँ, दूसरा जो मेरा साथी है उसको भी मैं बातें करूँ और उसके बाद में उससे संवाद करूँ, तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हम हमारे लोगों को, हमारे देश को एक बेहतर स्थिति में ले जा सकते हैं, एक बहुत खतरे से हम देश को बचा सकते हैं। ये सब का निर्वहन है। वो जो डॉक्टर साहब ने जो कहा, हम सब की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हम लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी एक पंचायती स्तर तक, जो पंचायत का जो व्यक्ति है उससे भी संवाद करके, राजस्थान के हर व्यक्ति से संवाद कर रहे हैं, हर वर्ग से संवाद कर रहे हैं, प्रतिपक्ष के जो नेता हैं उनसे संवाद कर रहे हैं, विपक्षी दलों से संवाद कर रहे हैं। हम सब की महती जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से राजस्थान ने अग्रणी काम किया, हमारे जो
डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो काम किया, आपने देखा होगा एम्स के अंदर है, राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, ठीक है। वहां पे भी 80 के करीब डॉक्टर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही, काम कर रही है। तो आप भी क्या मानते हैं कि अब जो करना है और जो लापरवाही ज्यादा हो रही है वो जनता के पार्ट से हो रही है? लोग लापरवाह हो रहे हैं, इसलिए इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो यंग एज के जो लोग थे उन्होंने मान लिया कि हमारे में तो कोविड हो नहीं सकता, इम्यूनिटी हमारी अच्छी है, हम केयरलेस होते जा रहे थे। सरकार एक अच्छा काम कर रही है, सरकार ने हमें पूरे जो फैसिलिटेट किया, 40,000 का इंजेक्शन भी अगर हमें फ्री दे रहा है तो हम सुरक्षित हाथों में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सुरक्षित हाथों में हैं तो अपने आप खतरे को हम खतरे से अपील करें, हमें अपने आप को खतरे को भी हटाना है, उससे भी मुकेश पारिक जी आंकड़े कैसे रुकेंगे कि आप भी मानते हैं कि जो होना है वो तो हो ही रहा है, लेकिन लापरवाही लोगों की है या कुछ और वजह आप मानते हैं? नहीं, लोगों की लापरवाही है, इसमें तो कोई संदेह या दो राय है ही नहीं। लेकिन उस लोगों की लापरवाही कैसे रुके, विषय ये गंभीर है और यही महत्वपूर्ण है। देखिए आपको ध्यान हो, जब कोरोना का फेज आया था और कई चीजों की जरूरत पड़ी थी, तो मैं मेरी पार्टी की और कार्यकर्ताओं की ये कह सकता हूँ कि हमने एक जो हमारी सामाजिक दायित्व था उसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, चाहे वो लोगों की अवेयरनेस की बात हो, चाहे लोगों को फूड पैकेट्स भिजवाने की बात हो, चाहे मास्क का वितरण हो, जो भी चीजें हैं। अब मेरा ये कहना है कि हमारी पार्टी और भी जो सामाजिक संगठन है जो भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पिछले एक सप्ताह से लगातार कई समाजों को, कई संगठनों के वैक्सीन के लिए कैंप लगे हुए हैं और कैंप में लोग बाग वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसी प्रकार से ये दायित्व है हम सबका कि हम जनता को जागृति लावे, जनता में जनता को जागृत करें कि बचाव आपको खुद को करना है। आपको ध्यान होगा जब पहले लॉकडाउन हुआ था उस समय कोई श्वेता, मैं तो इनको यही कहूंगा, उन्होंने कहा कि टीका उत्सव मनाइए, आज टीका उत्सव का अंतिम दिन है, आप वैक्सीन को सप्लाई कीजिए। यहाँ के हेल्थ जो डॉक्टर्स हैं हमें उन पर पूरा विश्वास है, 8 लाख की कैपेसिटी है, आज हमें वैक्सीन चाहिए। राजस्थान वैक्सीनेट होंगे। प्रकाश भंडारी जी, क्लास कमेंट्स। ये राजनीतिक पार्टियों का भी सबका दायित्व है, लेकिन सबसे बड़ा दायित्व जो है जिसे अपनी जान बचानी है उनका सबसे दायित्व बनता है कि वह अब स्वयं को कैसे बचाते हैं और इसके साथ ही प्रशासन को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को क्या सलाह देते हैं, उनसे कैसे उनको भी कैसे बचाने का प्रयास करते हैं और कैसे सहयोग देते हैं। ये तो पूरा समाज है, सभ्य समाज के अंदर जो कुछ होना चाहिए वो अभी नहीं हो पा रहा है। लोगों के मन में धारणा हो गई थी कि अब कोविड चला गया, जब कोविड लौट के आया है और उसका जो प्रकोप है किस इंटेंसिटी से जब ये आप देख रहे हैं, उसके बाद जब तक आपका मन नहीं जागेगा, आपके अंदर की जागृति अगर काम नहीं करेगी तब तक इस कोविड का कोई इलाज नहीं। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मौजूदा स्थिति जैसी हो गई है, राजस्थान की हम बात नहीं कर रहे हैं, सभी राज्यों की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं कि हालात ये है कि जिंदगी को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है और मौत को शमशान में जगह नहीं मिल रही है। किस तरह की तस्वीरें आती हैं जो रूह कपा देती हैं। और चुनाव भी होंगे, कुंभ में स्नान भी होगा, रैलियां भी होंगी, नेता भी पहुंचेंगे। समझना आपको है कि आप कितने सजग हैं, कहां जाना ज्यादा जरूरी है और कहां नहीं जाना है। घर पे रह के सुरक्षित अगर आप रहेंगे तो आपके साथ पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि सरकार के ऊपर डाल दें या फिर व्यवस्थाओं पर हम सवाल उठाते रहे तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर एक बार इन्फेक्ट हो गए और घर से अस्पताल में जगह नहीं मिली है, घर के लोग, दूसरे लोग भी हुए और किसी की जान गई, तो जीवन में आप कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए अभी भी वक्त है, अलर्ट हो जाइए, गाइडलाइन की पालना कीजिए। चलिए, शिक्षा दीजिए इजाजत। नमस्कार।